गरमपंथी। ओके। उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 17 की अवधि को क्या कहा जाता है? देखिए, 1885 से 1905 की अवधि को नरमपंथ या नरमपंथी चरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन 1905 से 1917 तक क्या कहलाता है? गरमपंथ अवधि कहलाता है। तो गरमपंथी अवधि कितना है? 1905 से 1917 तक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहते हैं? उग्रवादी चरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उग्रवादी चरण। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिससे ने उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया, वह क्या था? 1905 का बंगाल विभाजन था, जो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य क्या था जो उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? तो बंगाल विभाजन था, जो 15 अक्टूबर 1905 को डिवीज़न किया था। इस कारण से इसी कारण स्वदेशी मूवमेंट भी हुआ। ओके। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। तो उग्र राष्ट्रीयता जन्म तब लिया जब बंगाल विभाजन हुआ। कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों, विदेशी वस्तुओं को, सरकारी नौकरी, प्रतिष्ठानों, उपाधि एवं संस्थानों को बहिष्कार एवं सरकार के साथ सहयोग, असहयोग, ये है। ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये भी है। सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना, शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, ये भी है। तो आंसर कौन होगा? ए, जो स्वदेशी आंदोलन संबंधित है। ये उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। ओके, उग्रवादियों से संबंधित कौन नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। बाकी उग्रवादी पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किए थे, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया था तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर दिया था। ओके। विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उग्रवादी उपाधियों, संस्थानों का बहिष्कार किया और सरकार के साथ असहयोग किया। ओके। उग्रवादियों से कौन कौन संबंधित है? तो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार प्रसार करना, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना, शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों एवं संस्थाओं का बहिष्कार करना, सरकार के साथ असहयोग करना, ये किसका काम है? ये उग्रवादियों से संबंधित है। ओके। स्वदेशी आंदोलन नहीं है संबंधित उग्रवादियों से। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करता था उग्रवादी। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करता था। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार प्रसार करना और पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करना उग्रवादियों का ये स्टेप था। सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करते थे। ये सब क्या करते थे? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे। उग्रवादी लोग क्या करते थे? सरकारी संपत्ति को नष्ट करते थे और शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देते थे। विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियां, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार करना एवं सरकार के साथ असहयोग करना, ये उग्रवादियों का स्टेप है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक था, जो भारत में उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता माना जाता है। और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक।
उग्र राष्ट्रीय का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है। और निर्भयता से राष्ट्र की वेदनाओं को प्रकट भी किए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है। लेकिन सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी, लेकिन पहली महिला सिर्फ एनी बेसेंट कहेंगे। ठीक है। पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। 1905 के बंगाल विभाजन के समय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए, प्रमुख नेता पूछा तो लाला हरदयाल सिंह होगा। ठीक है। संस्थापक सोहन सिंह था। ओके, जो लंदन में बना था। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल सिंह। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल सिंह। ओके, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल सिंह। मुजफ्फरपुर में किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? तो वही खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने सोचा था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? किंग्सफोर्ड। कौन बैठे हुए हैं? किंग्सफोर्ड। कौन बैठे हुए हैं? मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं। और यही समझकर बम फेंका था किसने? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। किसने बम फेंका था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश पर किसने बम फेंका था जिसका नाम किंग्सफोर्ड था? तो खुदीराम बोस फेंका और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों मिलके। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, है ना। हालांकि देखिए, ये किंग्सफोर्ड जो था, मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश वाला किंग्सफोर्ड, जो भारतीयों को खूब बेइज्जत करते रहता था। ओके, इसलिए मुजफ्फरपुर के जो किंग्सफोर्ड बैठे थे, इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया था, मुजफ्फरपुर भेज दिया गया था। और इसे उसका पीछा करते करते खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी भी कहाँ चल गए? मुजफ्फरपुर। कौन कौन? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस ने बम फेंका किंग्सफोर्ड पर, मान कर यह बम फेंका था, लेकिन वो किंग्सफोर्ड उस दिन नहीं बैठा था। गलती से 2 महिला मारी गई। ओके, जो एडवोकेट की पत्नी थी, एक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। लेकिन स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 को। मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो था किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 को। मार्ले मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 को। देखिए, लीग जो था मुस्लिम लीग 1906 में जा कर के शिमला में भेंट किया था मिंटो से। ठीक है, तब जा कर के 1909 में। अभी क्यों मिला था? तो मुस्लिमों के लिए अलग से चुनाव के लिए। ठीक है, तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया 1909 को। मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया? 1909 को। मार्ले मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष आया? 1909 को। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य यह नाम क्या है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का जो सर्वग्राह्य नाम है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म है। ओके, क्या नाम है? मार्ले मिंटो रिफॉर्म है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो मार्ले मिंटो सुधार कहलाता है। हालांकि ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है बहुत कम समय तक रहा था, यानी भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहलाता है। ठीक है, जो 1909 को पास किया था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में कब हुई? तो वही मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909
9 को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो 1909 का पार्लियामेंट रिफॉर्म। इसी कारण पद्धति के कारण भारत डिविजिबल हो गया। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गया? हालांकि ये गर्मदलीय था अरबिंदो घोष, ठीक है। ऐसे ये क्रांतिकारी था जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गया। कौन? अरबिंदो घोष। कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी या दार्शनिक बन गया? अरबिंदो घोष। 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो पैट्रियट प्रकाशित किया था। मैडम भीकाजी कामा रुस्तम कामा, ओके। पेरिस में, कहाँ? पेरिस में। कहाँ? पेरिस में समाचार पत्र को प्रकाशित करती थी, तो पैट्रियट करती थी, ठीक है। 1909 में। कब? 1909 में। कब? 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, ठीक है। कौन? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा कहाँ? पेरिस में समाचार पत्र पर प्रकाशित करती थी। कहाँ प्रकाशित करती थी? पेरिस में समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। कहाँ प्रकाशित करती थी? पेरिस में समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। क्या नाम था उस पत्र का? तो पैट्रियट था, ठीक है। क्या नाम है? पैट्रियट था। पैट्रियट था जो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 को हुई थी, ठीक है। इसने ही शिमला में जा कर के मिनटों से सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की थी। 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य कौन सी शामिल नहीं था? देखिए, उसके उद्देश्य में कोई शामिल नहीं था। ये डी होगा आंसर ऑप्शन में, क्योंकि उस समय दो ही राष्ट्र की कामना कभी नहीं किया था मुस्लिम लीग ने। भारत का सांप्रदायिक विभाजन भी नहीं सोचा था मुस्लिम लीग ने, और ना ही पाकिस्तान की मांग की थी 1906 में। इस आधार पर मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, ओके। मुस्लिम लीग 1906 में ना ही भारत का सांप्रदायिक विभाजन चाहता था, ना ही पाकिस्तान की मांग किया था, और ना ही द्वि राष्ट्र का सिद्धांत को मांग किया था 1906 में, जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट का प्रवर्तक कौन था? तो एनी बेसेंट थी। इनका देहांत चेन्नई में हुआ था। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन था? 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन था? 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट थे। पूना में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? ये आप बताइएगा। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट थी। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन था? एनी बेसेंट। मद्रास में होम रूल मूवमेंट कब? 1916 में। मद्रास होम रूल मूवमेंट कब? 1916 में। ये प्रवर्तक कौन थे? थी एनी बेसेंट थी। 1916 में मद्रास होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थी? एनी बेसेंट थी। उन मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक कौन थी? एनी बेसेंट थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? तो केसरी नामक पत्रिका था, ओके। अब्दुल कलाम द्वारा अल हिलाल यंग इंडिया तो साउथ अफ्रीका में चालू किया था गांधी जी ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? तो केसरी।
बाल गंगाधर द्वारा शुरू की साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? केसरी। साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? केसरी साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, यंग केसरी साप्ताहिक पत्रिका केसरी थी जो बाल गंगाधर तिलक ने चालू किया था। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। शेर ए पंजाब किसका नाम है? लाला लाजपत राय का। शेर ए पंजाब क्या कहा जाता है? शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? देखिए, 1912 में राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया था। ठीक है, लाला लाजपत राय को क्या उपनाम है? शेर ए पंजाब। लाला लाजपत राय का उपनाम क्या है? लाला लाजपत राय का उपनाम क्या है? शेर ए पंजाब कहलाता। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया। राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण कर दिया था 1912 में। 1912 में राजधानी का दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया। राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया। भारतीय इतिहास में 1912 के ऐतिहासिक महत्व क्या है? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया। अनुशीलन समिति संबद्ध किससे है? तो बी.डी. सावरकर से है। देखिए, संबद्ध दोस्तों संस्थापक नहीं है, याद रखिएगा। अनुशीलन समिति का संबंध बी.डी. सावरकर से है। अनुशीलन समिति के संबद्ध कौन है? बी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति के संबद्ध कौन है? बी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति के संबद्ध कौन है? बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर किससे जुड़े थे? अनुशीलन समिति से। बी.डी. सावरकर किससे जुड़े थे? अनुशीलन समिति से। ओके। किस गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने कर दिया था। 1911 में दिल्ली राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया। और 1912 में क्या हुआ? अंततः कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण हो गया, भारत का कैपिटल। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया गया था। किसके प्रचार के लिए? राष्ट्रीयता का प्रचार करता था अल हिलाल। अल हिलाल क्या करता था? राष्ट्रीयता का प्रचार करता था। अल हिलाल क्या करता था? राष्ट्रीयता का प्रचार करता था। ठीक है, नेशनलिटी का प्रचार करता था अल हिलाल, जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा चालू किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा एक समाचार पत्र चालू किया गया था, उसका नाम क्या है? अल हिलाल। ये क्या करता था? राष्ट्रीयता का प्रचार करता था। क्या करता था? राष्ट्रीयता का प्रचार करता था अल हिलाल। ठीक है। कौन चालू किया था? अबुल कलाम आज़ाद। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को दिया गया था। पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को दिया गया था। पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? लाला लाजपत राय को दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में। क्यों हुआ था? तो वही भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए हुआ था। ओके। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसने चालू करवाया सबसे पहले? तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाता है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है।
स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में चालू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन क्यों चालू हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत क्यों हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिसने स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विभाजन किया था उसका विरोध कौन नेतृत्व कर रहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीयता को कुचलना था दोस्तों। ठीक है, यानी बंगाल में बढ़ते हुए जो राष्ट्रवाद था उसको दबाना था। बंगाल में जो बढ़ रहा था राष्ट्रवाद, ठीक है, नेशनैलिटी या नेशनलिज्म जो फैल रहा था उसे रोकना था। बंगाल विभाजन का उद्देश्य था। बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना चाहता था, इसलिए बंगाल विभाजन किया। पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? नेशनलिज्म को रोकना था बंगाल में। ठीक है, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को क्या करना था? रोकना था। कांग्रेस लीग समझौता जो लखनऊ 1916 में हुआ था। ओके, कांग्रेस लीग समझौता 1916 में हुआ। इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ? दूरगामी परिणाम क्या हुआ था जो 1916 में किया गया? कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता, इसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हो गया। दूरगामी परिणाम बुरा। ठीक है, लीग उस समय डिमांड नहीं किया था पाकिस्तान का, लेकिन लास्ट में जा कर के इसी का परिणाम दे दिया, विभाजन। भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। कांग्रेस लीग समझौता। कांग्रेस और लीग समझौता कब हुआ था? 1916 में, जिसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं। कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? क्या कहते हैं? लखनऊ समझौता कहते हैं। 1907 में वे कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का कारण क्या था? तो देखिए, 1907 में जो कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी के बीच जो संघर्ष हुआ था, रीजन था, बता चुके हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव था, जिस कारण से क्या हुआ? उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष हुआ एवं मतभेद का कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रासबिहारी बोस कर रहे थे। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रासबिहारी बोस कर रहे थे। 1907 के कांग्रेस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रासबिहारी घोष ने किया था। ठीक है, डॉक्टर रासबिहारी घोष ने किया था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रासबिहारी घोष ने किया था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रासबिहारी बोस था। ठीक है, डॉक्टर रासबिहारी घोष जो 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। ठीक है, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। अनुशीलन समिति क्या थे? रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी।
अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। ओके, अनुशीलन समिति क्या थी? क्रांतिकारी संगठन या रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कहिए, जिसका संबंध बीडी सावरकर से है। ओके, बंगाल में हुआ था। इसका काम क्या था? वही इस गवर्नमेंट को लूट करके स्थानीय स्तर पर हथियार बारूद खरीदा जाए, इसके लिए धन जुटाना था। अनुशीलन समिति का कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1907 का रास बिहारी घोष ने। 1907 के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के संघर्ष का मतभेद के कारण कांग्रेस का अध्यक्ष पद था। कांग्रेस लीग समझौता जो कब हुआ था? 1916 में। इसका अंततः परिणाम क्या हुआ? विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में बढ़ते हुए नेशनलिज्म को ख़त्म करना था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। ओके, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया बंगाल विभाजन के विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना के श्रेय किसे जाता है? तो मोहम्मद सलीमुल्लाह और आगा खां को जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सलीमुल्लाह और आगा खां को। मुस्लिम लीग का श्रेय किसे जाता है? सलीमुल्लाह और आगा खां को जाता है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया था और ना ही योजनाबद्ध किया गया था। तो किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा गया था, ना ही योजनाबद्ध किया गया था। लाला लाजपत राय ने कहा था। ओके, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। लाला लाजपत राय ने कहा था। क्या कहा था? कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा गया था और या योजनाबद्ध भी किया नहीं गया था। निष्क्रिय विरोध जिसे पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है या फिर अरबिंदो घोष को कहा जाता है। ठीक है, पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अरबिंदो घोष है। पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अरबिंदो घोष है। पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अरबिंदो घोष है। पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हु इज द गिवन ऑफ द पैसिव रेसिस्टेंस थ्योरी? तो अरबिंदो घोष है। ठीक है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो अरबिंदो घोष है। 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। कब हुआ था? 1911 में एकीकृत होकर दिया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसी के विरोध के फलस्वरूप जो यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 में हुआ। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। 1905 बंगाल विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 को। अरबिंदो घोष का थ्योरी क्या है? पैसिव रेसिस्टेंस, निष्क्रिय विरोध। अरबिंदो घोष का सिद्धांत क्या है? निष्क्रिय विरोध, जिसे पैसिव रेसिस्टेंस भी कहते हैं।
निष्क्रिय विरोध है। किसका है? अरबिंदो घोष का। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानूनों के प्रावधानों को, जिससे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। तो कौन था उस समय? देखिए 1915 का बात कर रहा तो लॉर्ड हार्डिंग था दोस्तों। ठीक है, कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था, जो पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था कानून का और उसे शांति जारी रखना चाहता था। लॉर्ड हार्डिंग किया था। एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। एक निम्नलिखित में से एक ने, जो यानी लॉर्ड हार्डिंग ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, भारत की रक्षा का जो कानून का प्रावधान है, भारत की रक्षा के कानूनी जो प्रावधान है, रक्षा का जो कानूनी प्रावधान है, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था। कब इस्तेमाल किया था? 1915 में। कहाँ किया था? पंजाब के। ठीक है, कहाँ किया था? पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, सुरक्षा कानून जो था पंजाब के गदर कानून के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था और लॉर्ड हार्डिंग से शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। मतलब जो लॉ बना हुआ था सुरक्षा का, वो शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। कौन किया? तो लॉर्ड हार्डिंग किया। भारत की रक्षा के कानूनी प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था। सुरक्षा जो कानून है किसके विरुद्ध यूज किया गया था? कब किया गया था? 1915 में। भारत का जो सुरक्षा कानून है कब यूज किया गया था? 1915 में गदर के विरुद्ध। 1915 पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था। 1915 में पंजाब की गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था। शांति के समय भी जारी रखना चाहता था लॉर्ड हार्डिंग। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग बता चुके हैं पहले भी दोस्तों। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी क्या? कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन कर दें। ठीक है, मिंटो से शिमला में मिले थे। कहाँ मिले थे? शिमला में मिले थे शिष्टमंडल और प्रार्थना किया था मुसलमानों को पृथक निर्वाचन कर दें। भारत का सुरक्षा कानून कब इस्तेमाल किया था पंजाब में? 1915 में। ठीक है, गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था और इसे शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन कब एक हो गया? तो 1911 में। पैसिव रेसिस्टेंस के सपोर्टर कौन है? अरबिंदो घोष है। अरबिंदो घोष पैसिव रेसिस्टेंस के सपोर्टर है। ओके, लाला लाजपत राय कहा था कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 को और आधिकारिक रूप से 16 अक्टूबर 1905 को हो गया आधिकारिक रूप से। लेकिन बंगाल विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 को। कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? अरबिंदो घोष है। ठीक है, 42 का अरबिंदो घोष है। एस.एन. बनर्जी ये नरम दलीय है। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। 1907 का किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किया था। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ओके, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। कौन उग्रपंथी नहीं है? तो देखिए गोपाल कृष्ण नहीं है क्योंकि ये नरम दल से संबंधित है। मदन लाल है, बाल गंगाधर तिलक है, उधम सिंह है, ये उग्रपंथी है। ओके,
जनरल डायर को हत्या किसने किया था? उधम सिंह ने किया था। मदन लाल उग्रपंथी है। मदन लाल भी क्या है? उग्रपंथी है। बाल गंगाधर तिलक भी उधमपंथी है और उधम सिंह भी है। तो 45 का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ग्रामपंथियों के प्रभावहीन कब आया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों का प्रभावहीन कब हुआ? तो ए है दोस्तों, ठीक है, 1906 के बाद। कब हुआ ग्रामपंथीय का प्रभावहीन कब हुआ? तो 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ग्रामपंथियों का प्रभावहीन कब हुए? 1906 में। प्रभावहीन कब हुए? 1906 में। इफेक्टेड हुए 1906 में, ठीक है। ग्रामपंथी कब इफेक्टेड हुए? 1906 में। ओके। बाल गंगाधर तिलक को जेल कब हुआ? कितने वर्ष के लिए हुआ था? तो 6 वर्ष के लिए हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष के लिए जेल हुआ था? तो 6 वर्ष के लिए हुआ था 1908 में। बाल गंगाधर तिलक को कब जेल हुआ था? 1908 में, 6 वर्ष के लिए। 1908 में तिलक का जेल हुआ था। 1908 में तिलक का जेल हुआ था 6 वर्ष को, जो म्यांमार में रख दिया था, ठीक है। तत्कालिक नाम बर्मा था। बिहार बंगाल से कब हुआ अलग? 1912 में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। क्या? आंदोलन का नेतृत्व सेल्फ गवर्नेंस की ठोस योजना रखी गई थी। होम रूल में क्या था ना कि एक ठोस योजना रखी गई थी। होम रूल आंदोलन में क्या रखा गया था? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ हो गया था। इस समय सेल्फ गवर्नेंस की एक ठोस योजना रखी गई थी। सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल आंदोलन। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कब? तो 1917 में या 1913 में। 1913 में दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। 49 का। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। और 1915 में गदर पार्टी के विरुद्ध इस्तेमाल किया था भारत का जो सुरक्षा कानून है। ओके, नेक्स्ट है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था, जो नवाब सलीमुल्लाह खां ने किया था। ओके। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? नवाब सलीमुल्लाह खां ने किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? नवाब सलीमुल्लाह खां ने किया था। तो नवाब सलीमुल्लाह ने क्या किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। नवाब सलीमुल्लाह ने क्या किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो होम रूल स्थापना में टी.एस. एलकॉट का नहीं था। एनी बेसेंट का था होम रूल योगदान में। बाल गंगाधर तिलक का था होम रूल की स्थापना में। एस सुब्रमण्य अय्यर भी था। ओके, एस सुब्रमण्य अय्यर भी था होम रूल लीग की स्थापना में। कौन कौन था होम रूल लीग की स्थापना में? एनी बेसेंट, तिलक, सुब्रमण्यम अय्यर। होम रूल लीग में कौन कौन था? तिलक जी, बेसेंट और सुब्रमण्यम। तिलक, बेसेंट और सुब्रमण्यम।
तिलक बेसेंट सुब्रमण्यम ये होम रूलिंग में थी। होम रूलिंग में कौन कौन थी? तिलक बेसेंट सुब्रमण्यम, ठीक है, तिलक बेसेंट सुब्रमण्यम। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, इसीलिए गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति के छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध शुरू होना, जो 1913 में बना था। ओके, 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ने सुरक्षा कानून का भारत में गदर पार्टी के विरुद्ध यूज किया था। सुरक्षा कानून को गदर पार्टी के विरुद्ध 1915 में यूज किया था। और गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन में होम रूल के समर्थक यानी तिलक बेसेंट और अय्यर अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में किए। होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कब किए? 1916 में। कांग्रेस का 1916 में लखनऊ अधिवेशन किए थे, अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। ओके, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियान्वयन ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया, तो अनुशीलन समिति को बनाया था। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियान्वयन ने एक गुप्त क्रांति संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति को। वारिंद्र कुमार घोष कौन? वारिंद्र कुमार घोष, भी फॉर वारिंद्र कुमार घोष। क्रियान्वयन ने एक क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति को। ओके, अनुशीलन समिति को वारिंद्र कुमार घोष क्रियाकलाप में गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति को दोष लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष किसने लगाया था कांग्रेस पर? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कौन सा आरोप लगाया? अनुनय विनय और विरोध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा आरोप लगाया? अनुनय विनय और विरोध। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम गाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन में गाया गया था वंदे मातरम सबसे पहले। वंदे मातरम सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुनय विनय का विरोध राजनीतिक दोष लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना किसका? वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन का। वंदे मातरम शीर्ष गीत किस आंदोलन का बना? स्वदेशी आंदोलन का बना था शीर्ष गीत वंदे मातरम, जो किसका बना? स्वदेशी आंदोलन का बना था। निम्न में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? तो कॉमनवेल्थ था और न्यू इंडिया था। एनी बेसेंट ने दो अखबार निकाले थे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एनी बेसेंट ने दो अखबार निकाले थे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, ठीक है। एनी बेसेंट ने दो अखबार निकाले थे, क्या नाम था? कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया।
एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन से था? तो एनी बेसेंट ने योगदान मिलाई। ठीक है, पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन हुए? तो एनी बेसेंट हुई। ठीक है, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन हुए? एनी बेसेंट हुई। कौन हुई थी? एनी बेसेंट हुई थी। अतिवादी और उदारवादी पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी एनी बेसेंट। यानी नरम दलीय गर्म दलीय के पुनर्मिलन जो हुआ उसके शिल्पी कारक कौन थी? यानी जिसके वजह से हुआ, तो एनी बेसेंट हुई। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है।